हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो इसमें हमारा पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जैसे ये बुक्स हैं, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों से रिलेटेड। जैसे 6 क्लास की बच्ची के अकॉर्डिंग ही इसमें एग्जाम्पल दिया है। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, ये टाइटल है उसका। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाए। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। और साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक मतलब शिकारी, पशुपाल, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 आगे आएगा, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। जैसे पीछे वर्ड आया आखेटक, तो शिकारियों के लिए यूज हुआ है। शिकार करते थे, आखेट भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, ये है सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियाँ। ये इधर है किरथर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियाँ। और बीच में ये नर्मदा नदी आ गई। देखो अमरकंटक से निकलती हुई ये जाके खंबात की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो बीच में नर्मदा नदी का भी जिक्र आया था। इसी क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी खेती उगाई थी। गेहूं एंड जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, ये इधर है गारो, इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड में गारो। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये बिल्कुल मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पास में है विंध्य पहाड़ियाँ। इनका पता लगाना है। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ चावल उपजाया गया। मानचित्र पर सिंधु और इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का, तो गंगा और इसकी सहायक नदी एक तो सोन है, इसका तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि गंगा की सहायक नदी सोन। और एक ही ये है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे। मानचित्र पर जो सिंधु नदी है या इसकी सहायक नदी है, इन्हीं के किनारे पे नगर फले फूले थे। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार के अंदर है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा के लिए उनके लिए यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इनके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की भी यात्रा किया करते थे। मतलब किसी को घूमने फिरने का शौक होता है। जैसे इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। एक ये है मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आधुनिक भारत के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर क्या क्या आता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने का
के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे आता है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये आपका आ गया इंडस। किससे निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का मतलब क्या है? सिंधु। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है उधर ईरान और यूनान पड़ता है। तो वहाँ से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो इंदोस है इसके पूर्व में जो स्थित था उसको इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि भारत किसके नाम पे पड़ा है? हमारे देश का नाम भारत, जैसे भारत के नाम पे पड़ा है, ये वो चीज़ों पे हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि भारत नाम का प्रयोग है किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाई, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये लैटिन भाषा के मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सीटेट में, मैंने कई बार देखा है इसको। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हमारे जीके के जीएस स्टडी रहती है वो एनसीईआरटी से होती है। चाहे आप डीएसएस में जाओ, केवीएस में जाओ, एनबीएस में जाओ, या कोई भी एग्जाम आपको देना हो, तो जीएस जहाँ से भी आती है वो एनसीईआरटी की बुक से मिलेगी हमेशा। और लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ा रही हूँ। अगर मैंने बीच में से छोड़ के पढ़ा दिया तो वो आप बाकी बुक्स में भी पढ़ सकते हो। लेकिन तब हमें ये लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड ही पढ़ा रही हूँ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसे ये देखो, ये पांडुलिपि, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पेज है। ये देखो, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो ये वाली। आगे हम पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि वो ताड़पत्र थे ना, तो उनको कीड़े खा गए। तब कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। पर ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से, विहार जो पूजा करने का स्थान होता है ना, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं, मतलब साहित्य। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। पत्थरों पर जो लेख लिखे होते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो इसमें ये क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी?
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हमारे अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, कई बार इसकी ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये क्या करता है, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं हमेशा जानने के स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। हमें पता लग जाता है इतिहास में मतलब पुराने टाइम में क्या होता था। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये देखो एक ये साइड में लिखा हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख दिखा रखा है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, जो आजकल अफगानिस्तान है उसके कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया, अशोक ने करवाया था। इस शासक के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। जब हम कुछ लेख लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। उन्होंने 3-4 लिपियों का प्रयोग किया था। खरोष्टी लिपि हो गई, एक अरामाइक, एक यूनानी, सहबाजगढ़ी, मानशेरा, 4-5 लिपियाँ यूज की थी उन्होंने। और इधर क्या है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक ये पात्र मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का, ये देखो, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे यहाँ आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कितना भिन्न है। देखो, ये चौकोर टाइप का है और हमारे वाले सिक्के गोल रहते हैं। आगे आता है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अतीत का प्रयोग एक वचन में हुआ है या बहुवचन में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लोग अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, पहले भी होते थे, ये आज भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उसमें शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो हमें नहीं पता होता किस शासक ने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सा युद्ध लड़ा, क्या उनके बारे में खास है। तो ये उनके लेख लिखवाने से ही हमें पता चलता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय इन कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इस लेसन के अंदर। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आया है, मैंने बहुत बार देखा है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या किसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे।
वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जानी जाती है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जीवन के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे ये देखो, अंग्रेजी में बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जो ईसा से पूर्व का है। बिफोर क्राइस्ट बीसी लिखते थे हम पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखा हुआ देखते हो, तो उसका मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे। और बीसी का मतलब उसके जन्म, उनके जन्म से पहले। और कभी कभी एडी का प्रयोग या एडी की जगह सी बी सी की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो CE अक्षरों का होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए यूज होता है। हम उन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये देखो, ये एक लिपि है। इनके अक्षरों को कैसे पहचान पाते हैं? इनका कुछ अलग अलग मतलब रहता है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, मतलब यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस, हम क्या समझते हैं कारतूस का मतलब? हम तो उसे समझते हैं ना जो वेपन होते हैं, लेकिन इसमें देखो कारतूस उसका है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर है वो किन के लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सके। देखो, एल का मतलब शेर, P का मतलब ये देखो ये स्केयर हो गया, T का मतलब ये हाफ D टाइप हो गया, और A का मतलब जैसे देखो चिड़िया के लिए इन्होंने यूज किया है। ये अलग अलग अक्षर हैं, इनका मतलब समझ गए ये लोग। तो अब आगे क्या है, तुम्हें उपयोगी शब्द देखो, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये कुछ वर्ड आए हैं इसमें। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर ये कब फले फूले थे? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान लगभग क्या आता है? 2000 वर्ष पूर्व। तो इसमें ये आपको मिलान करना है। नर्मदा घाटी, मगध क्या था? एक बहुत बड़ा, पहला सबसे बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदी, इसमें आ जाएगा आपका नर्मदा घाटी में क्या करते थे हम? आरंभिक कृषि तो नहीं, आखेट और संग्रहण आ जाएगा इसमें। मगध है वो सबसे बड़ा राज्य हो गया। और सिंधु और गंगा घाटी है ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हो गए। सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था? प्रथम नगर आए थे। गारो पहाड़ियों में क्या हुआ था? आरंभिक कृषि हुई थी। तो ये इनमें एक अंतर था। तो आज हमने ये लेसन फर्स्ट पढ़ा। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ना। और कोई भी अगर आपको समझ नहीं आता, कुछ भी इसमें पॉइंट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट करके मुझे बता देना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।